प्रणाम रोशन बाबू। आप सभी तमाम जुड़ रहे साथियों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि करीब आधे घंटे लेट से मैं लाइव आ पाया किसी किन्हीं कारण से, क्योंकि कल रात को ही मैं पहुँच पाया हूँ दिल्ली और ट्रेन भी काफ़ी लेट थी। तो जी प्रणाम दीपक भैया, स्वागत है आपका। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान था तो इसलिए, लेकिन मैं कोशिश किया कि आप लोगों से जुड़ूं। और 2 दिन पहले का जो जनसंपर्क था उसको लेके भी कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहता था। स्वागत है नलिन जी। मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव से जुड़े। और मैं अपनी बात, जय परशुराम अंचल जी, मैं अपनी बात आप सबों के बीच रखूंगा। खास करके आप सभी देख रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि हम लोग हवाबाजी करते हैं या सोशल मीडिया पे ज़्यादा खेलते हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि सुबह से शाम तक, रात तक हम लोग जहानाबाद के विभिन्न गांवों में जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के पास जा रहे हैं, अपने युवा वर्ग साथियों के बीच जा रहे हैं। नमस्ते सतीश जी, स्वागत है आपका। और उनसे संवाद कायम कर रहे हैं। स्वागत है राहुल जी। तो उनसे संवाद कायम कर रहे हैं। और मैं खास करके स्वागत है अमरीश भैया, प्रणाम। खास करके मैं जो उनके तरफ से जो बातें हैं, जो उनके तरफ से बातें निकल के आ रही हैं, खास करके लाइव वीडियो के माध्यम से, और जो क्षेत्र में जो स्थिति है उसको बिल्कुल प्रामाणिक तौर पे, तार्किक तौर पे आप सबों के बीच रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए मैं ये लाइव मैं आया हूं इस लाइव के माध्यम से। चंद्रशेखर भैया, जय परशुराम। निश्चित रूप से युवाओं के बीच जो समर्थन मिल रहा है, ये प्यार मिल रहा है, इस मंच को मिल रहा है, आशुतोष भैया के काम को मिल रहा है, वो वाकई उसका हम धन्यवाद करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जिनसे हम पहली बार भी मिल रहे हैं उनके तरफ से ये अपनापन देखने में आ रहा है, इस प्रकार का अपनापन उनके बीच से देखने में आ रहा है कि हमें नहीं लग रहा कि किसी से हम पहली बार मिल रहे हों। हुलासगंज क्षेत्र में जिन गांवों का दौरा अभी तक हम लोगों ने किया, शायद ये पहला दफा था। सब प्रणाम अंजनी भैया, स्वागत है आपका। ये पहला दफा था कि हुलासगंज क्षेत्र के उन गांवों में हम गए होंगे। तो निश्चित रूप से समाज की प्रतिक्रिया, उसे आप लोगों के बीच लाना हमारा मकसद है। और निश्चित रूप से सामाजिक एकता, कोई बट्टा न लगे। और खास करके हमारे जनप्रतिनिधि जो समाज के प्रति उदासीन हैं और जिनकी शायद कोई जवाबदेही अपनी नहीं समझते हैं, उन बातों को भी रखना हम अपना धर्म समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। और खास करके जहानाबाद संसदीय क्षेत्र, जहां का मैं एक वोटर भी हूं, निवासी भी हूं, तो उससे विशेष मेरा लगाव है। स्वाभाविक है, लगाव होना स्वाभाविक है। आपको भी अपने क्षेत्र से निश्चित रूप से लगाव होगा। तो जी अंजनी भैया, बिल्कुल प्रगतिशील सोच, समाज सापेक्ष सोच, सामाजिक समरसता को लेकर चलने वाले नेतृत्व की जरूरत है। और खास करके इस प्रकार के नेतृत्व को युवाओं के बीच गढ़ा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जो अतीत की उपलब्धि है, जो अतीत हमें विरासत में दिया, उसको संजो सके, उस पर गौरव महसूस कर सके, उसका संरक्षण कर सके और आने वाली पीढ़ियों को वो सीख हम दे सकें। इसी का प्रयास है। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। और सबसे पहले, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानने में आ रहा है, करीब 3 दर्जन युवा यूपीएससी के परीक्षाओं में चयनित हुए हैं। और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के पोस्ट के माध्यम से वो जानकारियां सामने आ रही हैं किन किन व्यक्तियों का चयन हुआ है। तो उन सभी परीक्षार्थियों को, उन सभी युवा साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो समाज का नाम रोशन किया, उससे समाज का सर गौरव ऊंचा हुआ है। तो इसके लिए हम आप सभी को कोटि से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं मंच के तरफ से भी। तो अब आगे बढ़ने से पहले
जो बात उठ रहा है, जो बात जो उठाई जा रही है, बार बार उठाई जा रही है, आप लोगों के बीच से भी आ रही है कि अगर 2 प्रत्याशी होंगे तो जहानाबाद में क्या स्थिति बनेगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, कुछ और बातों को रखने के पहले, कि जहानाबाद या मगध की धरती पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल रही है, पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल रही है। और इसी क्षेत्र ने पूर्व में रामाश्रय बाबू को जन्म दिया और सारे जो कद्दावर लीडर हैं वो स्टेट लेवल के लीडर्स हुए हैं। इसी क्षेत्र ने माननीय जगदीश बाबू को जन्म दिया। इसी क्षेत्र ने कृष्णा सरदार जी को चुनकर भेजा सदन में। इसी क्षेत्र ने रामजतन बाबू के राजनीति को आधार दिया। इसी क्षेत्र ने माननीय अरुण बाबू के राजनीति को आधार दिया। तो हो सकता है ये क्षेत्र छोटा हो, लेकिन पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल है और समाज को बहुत मजबूत लीडरशिप, सशक्त लीडरशिप और किसी के सामने न झुकने देने वाला लीडरशिप इस क्षेत्र से मिला है। इसीलिए इस क्षेत्र को बचाना जरूरी हम अपने समझते हैं और युवाओं को यह दायित्व तो समझना चाहिए। इस आपकी भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हमारी सामूहिक है और अकेले मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपनी सोच, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से सामंजस्य की जरूरत है, आप सबों के सामंजस्य की जरूरत है। तो ये बात जो उठ रहा था, तो मैं आगे कहना चाहूंगा ये कि कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप और हमारे जो समाज है उसके बीच एक गैप क्रिएट हुआ है। हम हुलासगंज का जब दौरा कर रहे हैं, हम लोग गए, रुस्तमपुर गए, सुल्तानपुर गए, लाट गए, कोकरसा गए, रघुनाथपुर गए, सूर्यपुर गए, कल भी दौरा कंदौल गांव का हुआ। एक चीज मैं मानना पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सुंदर तरीके से उस क्षेत्र को एकजुट रखा गया है विगत 4 दशकों से। और मैं तो कहूंगा कि उस क्षेत्र की एकजुटता और उस क्षेत्र की सोच, जो समाज के प्रति उनका समर्पण है, इससे बाकी लोगों को सीखना चाहिए। और चुनाव से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता जब आप समाज के बीच जा सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। और उसका श्रेय वहां के निवासियों को भी जाता है और वहां के नेतृत्व को भी जाता है। उस क्षेत्र में माननीय जगदीश बाबू को लेकर अपार प्रेम हमने देखा। मैं सुनता था, मैं देखता था, कुर्रा मेरा ननिहाल भी है, बहुत कुछ जाना उनके बारे में, लेकिन जो जन समर्थन, जो सम्मान एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो सृजित करता है, वो मैं तो कहूंगा और क्षेत्रों के लिए और लोगों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों के बीच। हम लोग सलेमपुर गए थे। सलेमपुर भी हुलासगंज के अंतर्गत ही गांव है, हुलासगंज ब्लॉक के अंतर्गत ही शायद आता है। उसी सलेमपुर में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब अनिल बाबू प्रत्याशी थे, आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन, तो समाज के लोगों ने वहां का बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुके जगदीश बाबू को गाड़ी तक से उतरने नहीं दिया था। और मोदी के प्रति इतनी जबरदस्त लहर थी पिछले लोकसभा में, तो इतनी जबरदस्त लहर थी कि लोगों ने गाड़ी तक से उतरने नहीं दिया था, सिर्फ अरुण बाबू के पक्ष में, अरुण बाबू को वोट देने के लिए, कि हम अनिल शर्मा को नहीं देंगे, हम केंद्र में एक मजबूत चेहरे को स्थापित करेंगे, मोदी को देंगे वोट, विकास के नाम पे वोट देंगे। और हम उसी क्षेत्र में जाते हैं और आज की स्थिति देखते हैं। हमने उन्हें बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यह पता चला
कि 23 तारीख को जो नॉमिनेशन 25 को नवादा में होने वाला था माननीय अरुण बाबू का पहले चरण के लिए, वो यह कहकर 24 को पलट गए, इस प्रकार की भ्रांति उड़ाई गई कि जहानाबाद के लोग सल्फास लेके बैठे हुए हैं। जहानाबाद के लोग सल्फास लेके बैठे हुए हैं कि अगर माननीय अरुण बाबू जहानाबाद लड़ने नहीं आते हैं तो वो सल्फास खा लेंगे। हम इस सत्यता की पुष्टि करने गए थे, जा रहे हैं उन गांवों में, और विश्वास मानिए वो हंसते हैं। जिस गांव में, सलेमपुर में, जगदीश बाबू को गाड़ी से उतरने नहीं दिया लोग, आज शायद उस गांव में अरुण बाबू को घुसने की हिम्मत नहीं पड़े। इतना आक्रोश है, इतना आक्रोश है। तो मैं कहता हूं कि सजातीय नेता को चुनने का क्यों चुनते हैं आप? समाज से किसी व्यक्ति को क्यों चुनते हैं? मेरा सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि समाज से किसी व्यक्ति को चुनने के पीछे आपकी क्या सोच रहती है? ये ना कि वो मेरा अपना होगा। आप ये सोचकर चुनते हैं कि वो मेरे सुख दुख का हिस्सा बनेगा। आप यह सोच के चुनते हैं कि मैं कुछ परेशानी में पड़ूंगा, कुछ प्रशासनिक दिक्कत होगी, कुछ चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या होगी, तो उस समय वो मुझे मदद करेंगे। गांव क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों को, हमारे परेशानियों को, चाहे वो सड़क की परेशानी हो, पेयजल की हो, सिंचाई की समस्या हो, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। इसलिए आप अपने समाज के बीच से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। आपसे बहुत आशा होता है, आशा और आक्रोश परस्पर होता है। जब किसी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा आशा करते हैं और वो आशा पे खरा नहीं उतरता है, तो वही आशा आक्रोश में बदल जाता है। तो मैं समाज को कहीं भी दोषी नहीं ठहरा सकता। जो ये स्थिति है, जो आज ये स्थिति है उस क्षेत्र में, उसके लिए जिम्मेवार वह स्वयं है। 5 दिन 4 दिन में ऐसा तो नहीं कि हमने सारे गांवों को पढ़ा दिया, सारे गांव के लोग जो हजारों हजार लोग हैं उनको मैंने पढ़ा दिया, हम लोगों ने सिखा दिया कुछ। आप जाइए, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं, यहां के लोगों के बीच आप जाइए और आप आकलन कीजिए कि वर्तमान नेतृत्व कितना जवाब दे रहा। मैं आपसे कहता हूं, हम लोग कई दर्जन युवा उसके साक्षी हैं। लोगों ने यही कहा कि हम नोटा को वोट दे देंगे लेकिन अरुण जी को वोट नहीं देंगे। और मैं तो समझता हूं कि नोटा भी नहीं कोई देने जा रहा। उसके पीछे कारण क्या है? 19 मई जो वोटिंग का डेट है, भरल जेठ के दोपहरिया एक तरह से समझ लीजिए, गर्मी, और 2 घंटा लाइन में लग के पसीना बहाकर कोई नोटा दबाने नहीं जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? हमारी पोलिंग पावर जबरदस्त रूप से नीचे आएगी और इसका नुकसान कहीं ना कहीं समाज के राजनीतिक शक्ति के ह्रास के रूप में देखा जाएगा। और इसी कारण, इन्हीं कारणों से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का निवासी भी हूं, एक वोटर भी हूं और एक बृहद स्तर पे भी संगठन के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे इतनी समझ बहुत पहले से थी कि इनके प्रति रोष है। लेकिन इतना रोष है, इसका स्वयं मुझे अंदाजा नहीं था। और इसीलिए हमने अपील किया था कि किसी फ्रेश चेहरे को आगे किया जाए, किसी ऐसे युवा को मौका दिया जाए जिसमें वो क्षमता हो
कि लोगों के बीच रहे, लोगों का अपना बनकर रहे। अरुण बाबू, आप 3 दशक से राजनीति कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे गलती हो गई। कोई युवा जो 5 साल हुआ जिसको राजनीति में, वो कह सकता है, जिसे पहले कभी मौका नहीं मिला कि हमसे गलती हुई, उसे लोग माफ भी कर देंगे। ये समाज सहनशील है, उतना ही विनम्र है, उतना ही आपसे प्यार करता है, और प्यार करता है तो उतना ही आपसे नफरत भी करेगा। तो मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि जो लीडरशिप और जो मास यानी आम जनता के बीच जो गैप है, उसे हर हाल में भरना होगा, और इसकी जवाबदेही आप पर है। आप स्वतंत्र होकर सोचें और स्थिति पर विचार करें। मुझे किसी भी एंगल से यह नहीं लगता कि सुरेंद्र यादव को टक्कर अरुण जी दे सकेंगे। अगर वो स्वयं अकेले मैदान में भी होंगे तो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि व्यापक आक्रोश है आपके खिलाफ, और कोई नेता, कोई ताकत आपको इसमें मदद नहीं कर सकता। अभी आपके रिकॉर्ड को देखते हुए कोई नहीं बचा सकता। कोई चाहेगा भी आपको मदद करना तो मदद नहीं कर सकेगा। हम समाज के विपरीत नहीं हो सकते ना, हम समाज के विपरीत नहीं हो सकते। इसलिए हम अपील करेंगे कि जहानाबाद पे किसी युवा चेहरा को आगे करें, और आप कृपया ससम्मान उन्हें रास्ता दें। यही बात, जो मेरा सोशल मीडिया पे टोन है, जो कहने का तरीका है, वही मेरा ग्राउंड पर भी रहता है। इसमें और ग्राउंड पे कोई अंतर नहीं है। मैं जो बात आपके बीच रख रहा हूं, हम भी, आशुतोष भैया भी उसी बात को ग्राउंड पे भी रख रहे हैं। हमने लोगों से कहा, हमने अपने समाज से कहा कि जो भी हम हासिल करेंगे, भाजपा जदयू के टिकट से हासिल हम नहीं करने आए हैं आपके, हम आपके आशीर्वाद से हासिल करने आए। जो हासिल होगा वो आपके आशीर्वाद से ही हमें हासिल हो सकता है। तो हमारा तो लक्ष्य है समाज का विश्वास हासिल करना। हम नीतीश के चापलूसी, तेजस्वी का चापलूसी में नहीं विश्वास रखते हैं। हां, समाज के इच्छा आकांक्षाओं और समाज के विश्वास को जीतने में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन किसी के आंखों पे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, वो कृपया आए, समाज के बीच आए और अपनी दुविधा दूर करें और अपने मनोदशा में परिवर्तन लाएं। उसी में समाज की भलाई है, उसी में समाज की भलाई है। मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं कुछ मुद्दों को और रखना चाहता हूं। उदेरा स्थान बराज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा, खास करके घोसी क्षेत्र में। आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है जो सैकड़ों करोड़ की लागत से खड़ी की गई थी। एक तो पिछले विगत जो 5 साल के अपने संसदीय कार्यकाल में 25 करोड़ एमपी लैड फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो भारत सरकार के तरफ से दी जाती है, 25 करोड़ की धनराशि, आप आंकड़े निकाल के देखिएगा, चौंकाने वाले हैं। उसमें मात्र 10.5 करोड़ यूटिलाइज हुआ है, 15 करोड़ की राशि अनयूटिलाइज्ड रह गया।
अनुशंसा जो राशि हुआ है, जो 25 करोड़, जैसे आप सरकार के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि 25 करोड़ आपके पास धन राशि है, तो कम से कम 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 40 करोड़ का दीजिएगा, तब तो वो तकनीकी आधार पे अन्य कारणों से वो छांट के कहीं ना कहीं वो अमाउंट जो है वो निकलता है वहां से। लेकिन टोटल राशि जिसकी अनुशंसा की गई लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, वो 18.45 करोड़ की राशि है। ये आप देख सकते हैं, सरकार के आंकड़े हैं आज के तारीख में। आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से आप हमें भी देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, उन चीजों को देखिए आप खुद। उदेरा स्थान बराज के मामले में भी, जिसके बाद माननीय जगदीश बाबू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था उस बराज के उद्घाटन के बाद, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हजारों हेक्टेयर फसलों की सिंचाई उन पर निर्भर करती है, हजारों हजार किसान की आजीविका उनसे जुड़ी हुई है। हमारे समाज की जो मैक्सिमम यहां पे किसान के रूप में है, उनकी आय जुड़ी हुई है उन स्रोतों से। उदेरा स्थान बराज का उद्घाटन, जिसमें करीब 30 से 40% काम नहीं हुआ था, उस स्थिति में किया गया। और यही ऑब्जेक्शन ऑफ पॉइंट था। हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय अरुण बाबू, जिन्हें उद्घाटन के समय भी मंच मिला था, उन्होंने इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। यह आपके संवेदनहीनता को दर्शाता है। 2 दिन पहले माननीय अरुण बाबू का मैं लाइव देख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो कह रहे थे 3 रेड रोड प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं दिया बिहार सरकार, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन ऐसा क्यों है कि 3 प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिला, वो 5 साल बाद हम चुनाव के समय ही जान पाते हैं? वो तो प्रक्रियाबद्ध होगा, ये बातें तो आपको पहले से भी पता होंगी। क्या आपने अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के बीच यह बात लाई? नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? क्योंकि अगर आपको टिकट मिल जाता एनडीए गठबंधन से, तो मोदी सरकार के उपलब्धियों पर आप फिर चुनाव जीतना चाहते थे। आपका यही लक्ष्य था। 5 साल पहले चुनाव जीतने पर भी आपकी यही बोली थी कि हमें तो मोदी जी ने जिता दिया, और 5 साल बाद भी आप चुनाव मोदी सरकार के उपलब्धियों पर लड़ना चाहते थे। इसलिए इस क्षेत्र के विकास की मतलब जो आशा था, उसको तो एकदम मटिया मेट करके रख दिया आपने। और यही कारण है। क्या कारण है? यही कारण है कि आप मुंगेर और नवादा करते हैं। यही कारण है। और मैं कहना चाहूंगा आपको, 2 दिन पहले के लाइव में आपने खुद स्वीकारा कि आप क्षेत्र के लोगों से कटे हुए हैं। आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में ही नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहानाबाद के, जो आपने 2 टर्म एमपी में भी उस क्षेत्रों का कभी दौरा नहीं किया। क्यों? जो जनता आपके लिए घंटों लाइन में लग के बूथ पर ईवीएम दबाने जाती है, आपके पक्ष में प्रचार करती है, वो तो आखिर आपसे आशा कुछ रखती है। कम से कम आपसे आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं है उनके प्रति, कि सिर्फ माफी मांग लेने से वो जवाबदेही समाप्त हो जाती है और फिर हम आपको जाति के नाम पर चुनकर भेज दें और फिर वही हाल होता है। आप थक चुके हैं, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके अंदर आलस है। इस स्थिति में एक स्फूर्त कंस्टिट्यूएंसी के आप प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? इतने आशाओं पे आप खरा उतरने की क्षमता रखते हैं? मुझे इसमें शक है।
वही हाल आप जाइए उस क्षेत्र में तो घोसी हुलासगंज रोड का भी मामला उठा हुआ था, उसकी भी चर्चा हो रही थी, वहां पे कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए कि सड़क की क्या स्थिति है। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन की बात मैंने उठाई आपके लाइव के दौरान, आपका प्रत्युत्तर आया, आपने कहा बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो माननीय से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार की रेलवे कितने साल से प्रॉफिट में चल रही है और कितने साल से घाटे में चल रही है? इस क्षेत्र की विकास को इसलिए रोक दिया जाए कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। किसी उपक्रम को लगाते हैं तो क्या पहले दिन आप जान जाते हैं कि प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं प्रॉफिटेबल होगा? अपने कामों को छुपाने का, अपने नाकामियों को छुपाने का यह बहुत अच्छा तरीका है। आप युवाओं में संदेश देते हैं, हम आपके कहे हुए हम राजनारायण जी को आदर्श मान सकते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को आदर्श मान सकते हैं, श्री बाबू को आदर्श मान सकते हैं, लेकिन जगदेव को हम अपना आदर्श नहीं मान सकते, जिसे आप अमर शहीद का तमगा देते हैं। वो जगदेव हमारा आदर्श कैसे हो सकता है जिसने इस मगध की क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी को संस्कृति बनाने का काम किया, किसान और मजदूरों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, जिसने नारा दिया कि अब की सावन भादों में गोरे हाथ कादों में। वो हमारा आदर्श कैसे हो सकता है? इसी की लड़ाई है आपसे। और मैं उन आंख बंद करके आपके पीछे आपका पोंछ पकड़ के चलने वाले युवा में नहीं हूं। जो कदम या जो विचारधारा समाज के विपरीत होगा, मैं उसके विपरीत खड़ा रहूंगा। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी बातों को आपके बीच रख दिया है, और ये जो जनसंपर्क अभियान है इसमें और तेजी लाया जाएगा, और हमारा टारगेट है करीब 125 गांव इस क्षेत्र के और अपने समाज के बीच हम जाएं और कम से कम 50,000 लोगों से मिले। और निश्चित रूप से अगर हम ये समझ सके, हमारा अगर निष्कर्ष पॉजिटिव होता है 125 गांवों के घूमने के बाद, तो ये आप मान लीजिए कि न चंद्रवंशी का जमानत बचेगा और न माननीय जी का बचेगा। जमानत कितना से बचाइएगा, कितना अंतर रहेगा आपके जमानत बचने और आपके जो टोटल वोट्स का, वो देखने वाली बात होगी। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें। और खास करके हम लोग चाहते हैं कि जो क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्थानीय विकास के मुद्दे हैं उन्हें भी हमारे बीच लाया जाए। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि 100 से 200 पॉइंट का एक एजेंडा हम लोग लेआउट करें, और इसके लिए हम लोग बारीक अध्ययन में जुटे हुए हैं। इस क्षेत्र की स्थिति की, इस क्षेत्र के विकास की जो स्थिति है और जो पूर्व में प्रयास हुए हैं और भविष्य में क्या हो सकते हैं, किन परियोजनाओं पर काम लंबित है, इसकी एक सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। और गिरती हुई प्रतिनिधित्व उन निर्णायक सीटों पर, खास करके जिसमें पाटलिपुत्रा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, महाराजगंज, जो इस प्रकार के सीट हैं जहां से समाज के प्रतिनिधित्व का सफाया कर दिया गया, उन पर प्रतिरोध की आवाज मजबूत होगी और हर हाल में होगी। हम इसके लिए संकल्पित हैं। और पाटलिपुत्रा पर जनसंपर्क
और लोगों के बीच जाने का और उनके मंतव्य जानने का, सरकार की नीयत और समाज की नियति को पेश करने का प्रयास माननीय जो बिहार प्रदेश महासचिव पुष्कर नारायण सिंह भैया के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि उस क्षेत्र में भी जनसंपर्क में हमारा सहयोग करें, हर संभव सहयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।